मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सैंपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले if the data you collect really are the same as you would get from the rest, then you can draw a conclusion from those answers which you can relate to the whole group. The main purpose of sample, or what is sample, is this: you can relate to the whole group. You take some data that is from the rest, from the all you are looking in the population, that you can draw a conclusion. फिर हम इसके ज़रिए एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं अबाउट द होल पॉपुलेशन। जैसे सिंपली आप देखते रहते हैं कि आप ब्लड सैंपल लेते हैं, होल बॉडी ब्लड के बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। या आप इवन कोई कुकिंग हो रही है तो उसमें से आप थोड़ा सा सैंपल लेके आप चख सकते हैं कि होल जो स्टफ़ है उसका क्या टेस्ट है। तो हम सैंपल ये है कि हम कुछ पोर्शन लेके उस डाटा का जो हम कलेक्ट करते हैं उसका वी कैन कंक्लूड समथिंग, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द होल ग्रुप और पॉपुलेशन। इस कॉल्ड पॉपुलेशन भी कहते हैं इसे। पॉपुलेशन जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे ज़्यादातर वो ये पॉपुलेशन, और उसमें से ही हम ड्रॉ करते हैं ये हम सैंपल जिसे हम कहते हैं। जो होल ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहेंगे, उसमें से जो चीज़ हम जो डाटा ड्रॉ करेंगे जिस पे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाएंगे और फिर उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हवाले से देखेंगे कि वो पॉपुलेशन के बारे में क्या कंक्लूड करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग जस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ cases from out of large group is same again the population is called sampling। तो जो मेथड, जो प्रोसेस हम उसमें अडॉप्ट करेंगे, वो मेथड यानी वो चीज़ जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो सैंपल है, और जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे उसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि क्या है पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन होल सर्कल पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक फ़र्ज़ करें ये है, ये है, ये है। इनमें से हम कुछ एलिमेंट्स जो हम कंसीडर कर लेते हैं, उन एलिमेंट्स को जो हम कंसीडर कर रहे हैं उनके ग्रुप को फिर हम कहेंगे वो सैंपल है। ठीक है, होल जो ग्रुप है वो पॉपुलेशन कहलाएगा। उसमें से जो हम कंसीडर करेंगे, जो हम ले सकेंगे इजीली उसमें से, या जो हम किसी मेथड के ज़रिए लेंगे उसे हम कहेंगे वो सैंपल है, स्मॉल पोर्शन उसका होगा। अगेन कि सैम्पलिंग की नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है। हम ये अल्टरनेटिव है सेंसस, यानी होल पूरी पॉपुलेशन का विज़िट करने के बजाय, उसका डाटा लेने के बजाय हम उसके ज़रिए एक अल्टरनेट मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम स्मॉल ग्रुप लेके तो हम होल बड़े ग्रुप के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अ सर्वे ऑफ एंटायर पॉपुलेशन इज़ इम्प्रैक्टिकल, कि इस पूरे जो पॉपुलेशन है उसका सर्वे इम्प्रैक्टिकेबल है, कि वो हम नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने दिल्ली, इस्लामाबाद या सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की बात हम करते हैं, तो हम अगर तो सेंसस जैसे होता है, घर डोर टू डोर सेंसस होता है, वो बहुत टाइम टेकन है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी इस्तेमाल होती है, और सबसे बड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है वो, कॉस्ट बहुत उसमें इस्तेमाल। उससे बचने के लिए तो ये एक इम्प्रैक्टिकेबल है, बहुत सी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहे, डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में होने वाले सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, उनका सर्वे करना है, तो फिर वो करना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकेबल नहीं है इस तरह से। फिर जो कॉस्ट इफेक्टिव की बात की कि बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आप ये काम तब भी होल पॉपुलेशन को सर्वे नहीं कर सकते, या होल पॉपुलेशन का डाटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते।
मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल काम है, बहुत टफ जॉब है। टाइम उसमें बहुत लग जाएगा रिसर्च करने में। नेक्स्ट है कि रिजल्ट्स फ्रॉम द डाटा कलेक्ट्स आर नीडेड क्विकली, और दूसरी बात ये कि हमें जो भी रिजल्ट्स चाहिए हैं वो हमें क्विकली के रिजल्ट्स चाहिए, हमें टाइम उसमें ज़्यादा नहीं, टाइम दरकार है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम सेंसस की बजाय हम फिर सैंपल की तरफ जाएंगे। तो पहली इसमें रिक्वायरमेंट क्या, पहली इसकी वजह क्या थी सैंपल लेने की, कि इम्प्रैक्टिकेबल है, कि ये इतना प्रैक्टिकेबल नहीं है, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं किया जा सकता, मोस्ट ऑफ सिचुएशन में ऐसा नहीं किया जा सकता, सम सिचुएशन में ये नागुज़ीर है। जैसे हम सेंसस की बात करते हैं तो उसमें नागुज़ीर है, वो डोर टू डोर करना पड़ता है। जैसे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं किसी भी कंट्री की, वो टाइम टू टाइम जो है वो होता है। और बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट बहुत इन्वॉल्व होता है उसमें, फिर हमारे पास स्टडी लाजमी नहीं कि ऐसी स्टडी हो जिसमें हम बहुत ज़्यादा बजट हमारे पास हो या कॉस्ट हम उसमें इतनी पे कर सकते हो कि डोर टू डोर जो है वो सर्वे किया जाए। फिर टाइम इसमें बहुत लगेगा डोर टू डोर सर्वे में, और फिर ये हमें रिजल्ट्स उसकी वजह से ही है कि हम रिजल्ट से क्विकली चाहिए। When doing a survey, the question inevitably arise. वो क्वेश्चंस क्या हैं कि हाउ रिप्रेजेंटेटिव इज सैम्पल, सैम्पल कितना अथेंटिक है, सैम्पल कितना अथेंटिक है जो कि रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, होल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को कितना रिप्रेजेंट करता है वो। How similar are characteristics of the small group of the cases that are chosen from the survey to those of all of the cases in the whole group? तो जो केसेस हमने लिए हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हमने लिए हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या, जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो होल ग्रुप के उससे ये मैच करते हैं या वही सेम है या नहीं। अगेन सैंपल के लिए अथेंटिसिटी, सैंपल कितना अथेंटिक है ये देखना ज़रूरी है कि सैंपल हम जो ले रहे हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी जिस करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हवाले में हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। नेक्स्ट है जो पॉपुलेशन हम जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, it does not necessarily mean a number of people. It is a collective term used to describe the total quantity of things. यानी इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि अगर 50, 100 और 1000 या 2000 या लाख 10 लाख नंबर्स अगर हैं तो वो हमारी पॉपुलेशन है, और इससे कम है वो पॉपुलेशन नहीं होगी, और इससे ज़्यादा है तो वो पॉपुलेशन नहीं होगी। सिर्फ पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जिनकी हम बात करेंगे अक्सर कि वो कलेक्टिव टर्म है जो कि यूज़ करती है होल क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, जिन जिन चीज़ों के बारे में हम रिसर्च जिनके हवाले से करना चाह रहे हैं उनकी होल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं, या इन जनरल हम कह सकते हैं कि होल केसेस। फॉर एग्जांपल हम किसी केस डायबिटीज़ के बारे में पर स्टडी कर रहे हैं, या और कोई ऐसा लंग्स कैंसर है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके जितने भी एक्सपेक्टेड केसेस हैं हो सकते हैं, वो सारे उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी। उनमें से फिर चंद हम जो लेंगे जिनके ऊपर हम रिसर्च करेंगे जिसके डाटा के ऊपर, वो हमारा सैंपल कहलाएगा। सो द पॉपुलेशन कैन कंसिस्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल और इवन इवेंट्स। यानी पॉपुलेशन में क्या चीज़ें आम तौर पर हो सकती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें हम वो हो सकती हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं उनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, या डिफरेंट एक हॉस्पिटल में डिफरेंट जो है वो डिवीजन्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से लोग जो हैं वो किसी ख़ास इलाके के लोग हैं, या किसी ख़ास प्रॉपर्टी के लोग हैं, या किसी ख़ास रहन सहन के लोग हैं, कस्टम के लोग हैं, और इवन के कुछ इवेंट्स अगर हुए पास्ट में तो उनके हवाले से अगर डाटा मौजूद है तो उसको भी हम होल इवेंट्स जो होंगे उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे। इसमें नेक्स्ट एक टर्म आती है फिर सैम्पलिंग के साथ सब बहुत कनेक्शन है, सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि हम प्रीवियसली देखते हैं कि हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की, सॉरी,
हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, पीपल और इवेंट्स। अब इसमें होल पॉपुलेशन में बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, या हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि ख़ास सिर्फ फॉर एग्जांपल किडनी जो डिजीज़ हैं उनको डील करते हैं, सिर्फ हमारे फिर वो हॉस्पिटल्स हो जाएंगे। या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो कि सिर्फ जो हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करती हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं या और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। तमाम की तमाम नहीं, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, मगर उनमें हमने जो हम जिसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। उसमें से हम फिर क्या करेंगे, यानी हम उसमें से फिर सैम्पलिंग फ्रेम की बात आती है तो वो क्या है, विद इन दिस पॉपुलेशन, यानी इस पॉपुलेशन के बीच में, जो पॉपुलेशन यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम पिक्चर में शो कर रहे हैं कि इस पॉपुलेशन के दरमियान बहुत सी और, जैसे हमने कहा, मैंने कहा आपको बताया कि बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मगर हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कंसर्न है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसर्न है कि जो हॉस्पिटल्स को ख़ास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है या ख़ास सर्विसेज दे रही है, या सिर्फ ऐसे हॉस्पिटल्स की हम बात करें कि जहाँ पर सिर्फ कैंसर्स के डिजीज़ जो हैं वो डील होते हैं, ट्रीट होते हैं, या ऐसे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे जहाँ पे सिर्फ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उनकी बात की जाती है, ईएनटी की बात की जाती है, वो सेपरेट हॉस्पिटल्स हैं। तो उनमें से अगर हम सिर्फ वो पूरी पॉपुलेशन में से, पूरे हॉस्पिटल्स में से 100,000 जितने भी हॉस्पिटल्स हों, उनमें से हम सिर्फ उनकी बात करें कि जिनमें सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे किसी जो सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिर्फ और सिर्फ ईएनटी को डील करते हैं, तो वो फिर हमारे पास ये सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा। यानी पूरी पॉपुलेशन में से जिसके हवाले से हम स्टडी करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसको सेपरेट करना, वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होगा। उसके अंदर से फिर हम सैंपल ड्रॉ करेंगे, यानी फिर हमें सैंपल जो है ये हमारा सैम्पलिंग फ्रेम है, उसके अंदर से फिर हम क्या है कि सैंपल ड्रॉ करेंगे। यानी अब हमारे पास सिर्फ वो कंसर्न हॉस्पिटल्स आ गए हैं जो कि सिर्फ ईएनटी को ट्रीट करते हैं, ईएनटी को डील करते हैं। उनमें से फिर हम जो पॉसिबल हम सैंपल साइज़ सेलेक्ट करेंगे, या हमारा डाटा हमें उसमें जो भी ऑप्शन देगा सेलेक्ट करने के, उसमें से फिर हम वो सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैम्पलिंग फ्रेम क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ वो हॉस्पिटल जो कि सिर्फ ईएनटी को डील करते हैं, वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम है जिसके अंदर से हमने सैंपल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ होगी सैंपल के साथ जिसका ताल्लुक है कि सैंपल डिज़ाइन क्या है। इंडेफिनिट स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्न्ड विद द स्टेप्स, इसमें मेन क्या चीज़ें हमारे पास, जो भी स्टेप्स हम लेंगे, स्टेप्स टेकन इन सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल, किसी भी सैंपल की सिलेक्शन में जो भी हम स्टेप्स लेंगे, स्टेप्स क्या होंगे, डाटा कलेक्शन होगी, डाटा की प्योरिफिकेशन होगी, फिर उसमें जितना भी डाटा हमारे पास आ गया उस हवाले से फिर हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कितना हेल्दी सैंपल क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैक्स का डाटा मौजूद है, उसमें से हम चंद नंबर्स ले लें, 5, 10, 10 या 100 नंबर्स ले लें, तो वो उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हेल्दी जो है वो तादाद होनी चाहिए सैंपल की। जैसे ब्लड फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट करना है किसी भी शख्स का किसी इलनेस के लिए, तो एक ख़ास मकदार है, कम से कम लिमिटेड एक अमाउंट है ऑफ ब्लड है जो रिक्वायर्ड होती है उसको टेस्ट करने के लिए। उससे कम होगा तो वो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन में हमारे पास फिर नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पायलट स्टडी। तो ये पायलट स्टडी हमें इसको इसलिए पायलट स्टडी कहा जाता है कि ये हम स्मॉल, सबसे पहली बात है कि स्मॉल स्केल पे होती है ये, दैट इज़ कंडक्टेड बिफोर द एक्चुअल स्टडी, एक्चुअल स्टडी से पहले की जाती है, which anticipates the problems of the main study or it is used to validate the questionnaire। सबसे पहले बात है कि हम प्रॉब्लम्स ऑफ द मेन स्टडी, ये मेन स्टडी जो हम करने जा रहे हैं, हम चंद चंद डाटा लेकर, कुछ डाटा लेकर, सम वैल्यूज़ लेकर, तो सम वैल्यूज़ लेकर तो हम उस पर
ये टेस्ट लगा सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि होल एनवायरनमेंट या एक्चुअल जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये होगी, जैसे आप सिमुलेटर्स बहुत सारे मौजूद हैं, ऐसे आपके वीडियो गेम्स में भी मौजूद हैं, जिसमें आप बिल्कुल जस्ट लाइक आपको वैसे एनवायरनमेंट मिलता है जैसे आप जहाज़ में बैठे हुए हैं और जहाज़ आप ड्राइव कर रहे हैं। इवन के कार आप चलाना सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, या जैसे हम सिमुलेटर्स में बिठाया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है एस्ट्रोनॉट्स को। तो वो एक मेन जो स्टडी है उससे पहले एक कुछ डाटा लेकर या वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, आम सिचुएशन में हम जिसे सिमुलेटर कहते हैं वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम वैसे वर्चुअली वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि अबाउट रियल कंडीशन होता है। इसी तरह से हम एक्चुअल स्टडी की बजाय हम ये देख सकते हैं कि जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इससे प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेशक वो 100% वैसा नहीं होगा, मगर अबाउट 100% हम कह सकते हैं उसे, या 90% भी हो तो वो बेस्ट होगा। ये देख सकते हैं हम उसमें कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं, ताकि हम पहले से ही उसको ओवरकम कर सकते हैं या करें, या फिर उसको हम जहन में रखें कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी और इनको हमें फेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट इफेक्टिव है तो हमें पता हो कि हमारे पास कितनी कास्ट कितनी जो है वो मनी होना चाहिए ताकि हम इसको इस स्टडी को रन कर सकते हैं, या हमें कितनी मैन पावर चाहिए, क्या हमारे पास इनिशियली इतनी मैन पावर है या नहीं है, या हमें इतनी मैन पावर अरेंज करनी है तो किस तरह से और कब हमें चाहिए होगी। या फिर अगर हम ये तमाम चीज़ें हम देख लें, इसके साथ साथ हमें क्या फिर मिल सकता है कि वैलिडेट हम कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन एयर क्या होता है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के हवाले से हम कुछ एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं छोटा सा, जो हमें डाटा जिसके जरिए हमें मिलता है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रिलेटेड कुछ अनरिलेटेड, सिर्फ जो जो जिससे हम डाटा ले रहे हैं उसके उसके इंटरेस्ट के हवाले से। तो उसको वैलिडेट करने के लिए कि वो हमें कितना अच्छा डाटा वहाँ से मिल रहा है, और डाटा क्या, ये हमारा क्वेश्चन है जिस तरह से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, जो तरतीब रखी है, जो रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, जो हमने यस नो क्वेश्चन रखे हैं, या उसको किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, या वो बेहतर है, उसे कुछ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा पायलट स्टडी में ही इसे किस तरह से जो यूज़फुल है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट फॉल्स जो हैं, पहली बात ये कि हमें किसी भी स्टडी की शॉर्ट फॉल्स डेफिशिएंसीज ऑफ इन द सैम्पलिंग टेक्निक में जो भी हमने की वो बता सकती है, या स्टडी डिज़ाइन जो हमने डिज़ाइन जो किया है, स्टडी हमने किस तरह से करनी है, क्या प्रोसीजर्स या क्या उसमें हमने टूल्स लगाने हैं, उस सब के डेफिशिएंसीज को या शॉर्ट फॉल्स को ये हाईलाइट कर सकता है। उसके बाद इट कैन पॉइंट आउट द सोर्स ऑफ एरर्स, कि अगर वो एरर मौजूद है तो वो एरर कहाँ पर है। जैसे हमने कहा क्वेश्चन एयर की बात की, क्या वो एरर डाटा में है, या क्वेश्चन एयर जो हमारी बुनियाद है, या वहाँ पर कोई ना कोई एरर मौजूद है, और हाउ दे कैन बी रेक्टिफाइड, और इसे किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है, ये क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसको हम रेक्टिफाई करेंगे किस तरह से। इट गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन टू द क्वेश्चन एयर, यानी हमने क्वेश्चन एयर को प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी, क्वेश्चन एयर किस किस्म का होना चाहिए, या ये अगर ठीक है और तो इसको मज़ीद बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है ताकि आपके डाटा में जो भी एम्बिग्विटीज़ हैं वो निकल जाए। उसके बाद इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस टू द रिसर्चर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड ड्यूरिंग द स्टडी। जो हमने पहले बात की कि एक डेफिनेशन में कि वो प्रॉब्लम्स जो किसी भी स्टडी में आ सकती हैं वो किस तरह से फेस करनी है, उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, या वो अगर अनअवॉइडेबल हैं तो किस तरह से उनको डील किया जाएगा, कम से कम हमारे पास प्रॉब्लम हो उसकी वजह से। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स में। तो सैम्पलिंग मेथड में सबसे पहले हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं सैम्पलिंग मेथड की। हम इधर पिक्चर में ऐसे देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमेटिक है, क्लस्टर है, मल्टी स्टेज है, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग है, इसी तरह से डबल सैम्पलिंग है, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की
टाइप्स हैं, अभी हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। और फिर सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसमें इसमें रैंडमाइजेशन जो है, रैंडमली नंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें आप देखेंगे रैंडम नंबर वर्ड्स रिपीट होंगे, और ओवरऑल इसमें जो है वो रैंडमाइज किया जाता है इसमें, तो रैंडम नंबर्स की बात होगी। क्योंकि नॉन प्रोबेबल जो है ये तकरीबन नॉन रैंडम होता है, और इसमें इसकी 4 मेन टाइप्स हैं: जजमेंट, प्रोपोसिव और कोटा सैम्पलिंग, कन्वेंस और स्नोबॉल सैम्पलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। इसकी हमने बात की कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन। टेक्निक है gives the most reliable representation of the whole population. This always will be talking about whole population. Non-probability techniques relies on the judgment of the researcher on an accident. सबसे मेन बात जजमेंट ऑफ, यानी बायसनेस इसमें कुछ हद तक हो सकती है, जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, जो रिसर्च कर रहा है उसकी जजमेंट क्या है अपनी, और ऑन एक्सीडेंट कैन नॉट generally be used to make generalization about the population, whole population. ये किसी होल पॉपुलेशन की बात नहीं करेगा, ये ख़ास टिपिकल जो है कुछ जो है कंसर्न जो सैंपल है सिर्फ उसकी बात करेगा, होल पॉपुलेशन की बात नहीं करेगा। इसमें रैंडमाइजेशन नहीं हो सकती, इसमें रैंडमली हम जो है रैंडमली हम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि इसमें हम रैंडमली सैंपल सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें हम जो भी हमारी ख़ास टिपिकल किसी एक्सीडेंट की बात करें या किसी ख़ास जो जजमेंट है उस रिसर्चर की खुद से, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से एक सैंपल सेलेक्ट कर सकता है और उस पर रिसर्च कर सकता है। मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादातर काम हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे काम नहीं करते इतना, क्योंकि ये हमने होल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना होता है, उसके हवाले से बात करनी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता, डिफरेंट केसेस में ये भी यूज़ होती है, मगर वो हम देखेंगे कैसे, हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से यूज़ होती है। सबसे पहले फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। It is a sampling technique in which sample from a large population are chosen using a method based on the theory of probability. theory of probability यही है कि हर एक को, theory of probability का मतलब ये है कि every number has equal number of chances to come out. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे एक बैग हो, इसमें नंबर्स हों 1 2 3, अगर कोई शख्स इसे आइज़ बंद करके रेंडमली इसमें हाथ डाले और एक नंबर निकालना चाहे, तो अब इक्वल चांसेस हैं कि उसने आइज़ क्लोज़ की हुई, इक्वल चांसेस हैं कि उसकी अपनी इसमें मर्ज़ी शामिल नहीं है, इक्वल चांसेस हैं कि वो 1 भी पिक कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 3 भी कर सकता है। हर नंबर को इक्वल नंबर ऑफ़ चांसेस मिल रहे हैं यहाँ से आउट, बाहर आने के लिए। तो इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि ईच एलिमेंट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ चांसेस टू बी एनलिस्टेड इन द सैंपल, और सैंपल का हिस्सा बनने के लिए इक्वल नंबर ऑफ चांसेस है। फॉर अ पार्टिसिपेंट टू बी कंसिडर्ड एज अ प्रोबेबिलिटी सैंपल, ही शी मस्ट बी सेलेक्टेड यूजिंग रैंडम। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि वो क्या होगा, इसमें रैंडमाइजेशन, रैंडम होगा, रैंडम सिलेक्शन होगी। The most important requirement of the probability sampling is that everyone in your population has a known and an equal chances of getting selection, जिसकी हम बात करते हैं theory of probability की। Probability sampling uses statistical theory to select randomly a small group of people sample from an existing large population and then predict that all their responses together will match the whole population. यानी ये हमेशा किसकी बात करेगी, होल पॉपुलेशन की। यानी सैंपल लेंगे, हम सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, और होल पॉपुलेशन, होल बॉडी ब्लड के बारे में हम बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम सैंपल लेंगे और फिर होल पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे, या उसके हवाले से हम कोई भी क्लेम कर सकते हैं।
उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हम जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, तो बारी बारी हम जो है इन सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, SRS। एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम। तो नाम से जैसे हम इसे कह सकते हैं कि कम्प्लीटली क्या है, ये रैंडम है। रैंडम मेथड ये है कि दिस सैम्पलिंग मेथड इज़ एन ईजी एज असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल को आप कोई भी नंबर असाइन करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि इसको हमने क्या कोई तरतीब से, बगैर तरतीब से रैंडमली अपने असाइन करते हैं, तो सबसे रैंडम सैंपल में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन रैंडमली चूजन फ्रॉम दोज नंबर्स थ्रू एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। और बाज़ दफ़ा हमारे पास ऑटोमेटेड प्रोसेस जैसे लॉटरी मेथड होता है, यूजिंग रैंडम नंबर टेबल। एक रैंडम नंबर टेबल होता है, उसमें से उस हवाले से हम रैंडम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर्स में ऐसे रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं, वो आप जनरेट कर सकते हैं। फिर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे SPSS है, मैटलैब है, या ज़्यादा यूज़ होंगे, या मैथमेटिका है। इसमें आप खुद से एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। उस पर रैंडम नंबर टेबल जनरेट कर सकते हैं और फिर उसे आप वहाँ से कोई भी डाटा जो है उसे कलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल वहाँ से वो खुद ही रैंडमली सैंपल जो है वो सिलेक्ट करेगा। तो लॉटरी मेथड इसका बहुत बड़ा वो है। लॉटरी मेथड कंप्यूटराइज भी है और मैनुअल भी है। मैनुअल भी उसे शफल करके तो आप उसमें से निकाल सकते हैं कि किसी की भी लॉटरी, जैसे आप खुद आम भी घरों में अगर कोई प्ले करते हैं कुछ वो पर्चियों के साथ, तो आप देखते हैं कि आप 8-10 को ऐसे शफल करके आप किसी एक को निकालते हैं, तो वो असल में आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रैंडमली आप उसे सेलेक्ट कर रहे हैं एक सैंपल। इसी तरह से अगर आपने सैंपल कलेक्ट करना हो तो आप उसमें से आप 50 में से आप 10 सेलेक्ट कर लें अलग से, तो आपने एक क्या कि रैंडम सैंपल वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की है वहाँ पे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम देखें कि लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर टेबल जो है वो भी मेथड इसके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटा ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स involves in a method where a large population can be divided into small groups. These small groups are called a single group is called stratum, and the its plural is strata, that usually don't overlap, but the property is this, it will never overlap. इसे ओवरलैप यानी इसमें एक जो आपने नंबर किसी एक ग्रुप में डाल दिया है वो दूसरे ग्रुप में रिपीट नहीं होना चाहिए, बट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन टुगेदर। और सब मिल के जितने भी ग्रुप्स आप बनाओगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है, इसमें से आपने 3 ग्रुप्स बना लिया। एक बहुत पॉपुलेशन जो सैंपल हमारे पास ये था, इसमें से हमने 3 ग्रुप्स बना लिए हैं। और ये 3 ग्रुप्स जो हैं, ये 1, ये 2, ये 3 स्टेटस हमारे पास हैं, स्टेटा हैं 3। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे इनको कंबाइन। हमारे पास इफेक्ट क्या होगा, वो होल जो हमारे पास ये थी जो हमारे पास पॉपुलेशन थी उसको रिप्रेजेंट करेगा। वाइल सैम्पलिंग these groups can be organized and then draw a simple from each group separately. A common method is arrange or classify by gender। यानी किस तरह से अरेंज कर सकते हैं हम इसको सेपरेटली, जेंडर के हवाले से, एज के हवाले से, एथनिसिटी के हवाले से, या फिर सिमिलर वेज कोई भी और तरीका हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एज की बात नहीं करते, हम एजुकेशन की बात करते हैं, या हम लास्ट प्रीवियस जो इनकी मेडिकल हिस्ट्री है उनके हवाले से बात करते हैं, या हमने इनके ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उसके हवाले से बात करते हैं, तो उस हवाले से हम ग्रुप्स जब बनाएंगे तो हमारे पास जो ग्रुप्स आएंगे वो तमाम ग्रुप्स उस होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हम किसी भी ख़ास प्रॉपर्टी के हवाले से इन ग्रुप्स को अलहदा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप्स ओल्ड पीपल का है, फिर लेडीज़ का ग्रुप है, और फिर चिल्ड्रन का ग्रुप है। तो हमने 3 ग्रुप्स बना लिए, इन 3 ग्रुप्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे होल पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसमें होता ये है कि ये ग्रुप्स अब सब एक जैसे हैं, जिसमें इसमें सब हम देख सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसमें हमारे पास है, हम ये कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है दिस इज ओल्ड पीपल या एडल्ट,
या मेल कह सकते हैं, सिर्फ हम इसे सिर्फ मेल कहें तो बेहतर होगा, मेल है। और ये फिर फीमेल है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और ये फिर चिल्ड्रन है, ये फिर चिल्ड्रन है। तो ये हम देखें तो अगर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, अगर होमोजीनियस का मतलब ये है कि सेम प्रॉपर्टीज़ होना, हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होना। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं ये होमोजीनियस हैं, इनमें सब मेल हैं। ये भी होमोजीनियस है, सब फीमेल हैं। ये भी होमोजीनियस है, सब चिल्ड्रन है, बेशक वो मेल है फीमेल है जो भी, वो सब चिल्ड्रन इसमें मौजूद हैं। तो ये हम हेट्रोजीनियस ग्रुप को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड जब हम करते हैं तो हेट्रोजीनियस ग्रुप को, दिस हेट्रोजीनियस ग्रुप को हमने होमोजीनियस स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे हमें डाटा में स्टडी करने में आसानी होगी। और इसी से हमने अगर मज़ीद सैंपल लेने हैं, मज़ीद सैंपल इसमें से लिए जा सकते हैं, सैंपल लेके तो हम फिर देख सकते हैं कि वो हर सैंपल की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगी। एक हमारे पास इनको कंबाइन करके यहाँ से सैंपल हासिल किया जा सकता है। अब इस सैंपल हासिल करने का मैथमेटिकल वे भी है, वो किस तरह से है तो वो क्विकली हम ज़रा देख लेते हैं, फिर ये क्लास ख़त्म होगी। नेक्स्ट क्लास आपकी फिर मैथमेटिक्स क्लास होगी। तो बाकी जो है हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो जैसे भी होगा उससे फिर हम देखेंगे। तो जो मेन रीज़न है कि हम सिंपल रैंडम सैंपल पे हम, द मेन रीज़न वाई वी प्रेफर इट ओवर सिंपल रैंडम सैंपल से हम स्ट्रेटिफाइड सैंपल को क्यों प्रेफर करते हैं। तो पहली बात तो इसमें यह है कि इट इंश्योर्स दैट विद आवर ऑल पॉपुलेशन दैट स्मॉल सब ग्रुप्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड, स्पेशली स्मॉल माइनॉरिटीज़ में स्मॉल माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भी शामिल हो सकती हैं, यानी कोई भी इसमें जो ग्रुप है वो अनअटेंडेड नहीं छूटेगा इसमें। हमने जैसे देखा पीछे कि हमारे पास जो ये था ग्रुप था, हमने इसमें देखा कि कंप्लीट हर एक की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ गई, 3 ग्रुप्स में हर एक की आ गई, यानी मेल फीमेल चिल्ड्रन सब तमाम इसमें आ गए। तो हर एक की इसमें रिप्रेजेंटेशन होगी। और इट हैज़ मोर स्टैटिस्टिकल प्रिसीजन देन SRS एज ऑल स्टेटा हैव रिलेटिव होमोजीनियस नेचर। और हर स्टेटा में क्या है, होमोजीनियस नेचर के हैं, इस वजह से इसमें फिर हमारे पास जो प्रिसीजन है वो इसमें बेहतर होगी। प्रिसीजन क्या होती है, ये कंपैरिजन टू विथ एक्यूरेसी है कि एक्यूरेसी हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे सर्कल ड्रा करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे लेट्स से कि अगर कोई हिट करता है ऐसे, ये हमारे पास लेट्स से कि बुल्स आए हैं, और कोई अगर इस पे हिट करता है तो किसी एक शख्स है वो यहाँ पे हिट कर रहा है, बार बार यहाँ पे उसका हिट जा रहा है, ठीक। और एक है उसका यहाँ पे हिट कर रहा है, यहाँ पे हिट हो रहा है, यहाँ पे हिट हो रहा है। अब ये बार बार सेम तकरीबन एक जैसी वैल्यूज़ आना, फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे हिट होना, इसे हम कहेंगे कि ये है, ये प्रिसाइज है। अबाउट हर वैल्यू तकरीबन दूसरे से मिलती जुलती है, ये प्रिसाइज है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट हो सकता है, एक्यूरेट है, जबकि प्रिसाइज नहीं है, वैल्यूज़ में कुछ फ़र्क ज़्यादा है, फासला ज़्यादा है, किस कोने में कुछ कोने में कुछ कोने में, मगर तमाम के दाम बुल्स आए पे हैं, एक्यूरेट हैं। अगर यही बहुत करीब करीब हो जाएंगी वैल्यूज़ तो ये फिर एक्यूरेट भी होंगी और प्रिसाइज भी होंगी, ठीक है। मगर प्रिसाइज का मतलब लाजमी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। प्रिसाइज वो, जैसे हम डाटा मेयर करें, कोई मेजरमेंट लें तो वो हर दफ़ा 5.5 आ रही है, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा 5.5 आती है, फिर 5.45 आती है, फिर 5.6 आती है। तो ये तकरीबन साथ साथ है। मगर अगर हम वैल्यूज ये लेते हैं कि एक दफ़ा 5 आती है, 5.5 आती है, एक दफ़ा 6.5 आती है, एक दफ़ा फिर 7.5 आती है, एक दफ़ा फिर 4.5 आती है, तो ये हमारी प्रिसाइज नहीं है, ये वैल्यूज़ प्रिसाइज है, करीब करीब है।